सो हेलो एवरीवन आई वेलकम टू द लास्ट ज्योग्राफी लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो पहले दी गई थी। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो यूनिवर्स है वो पहले बना होगा, सोलर सिस्टम तो बाद में आया होगा ना। तो यूनिवर्स को कि एवोल्यूशन को लेकर जो थ्योरी है दैट इज़ योर बिग बैंग एक्सप्लोजन। ठीक है, कि इसमें कि ये कंसिडर किया जाता है कि एक इन्फाइनेटली हॉट डेंस आपका पार्टिकल था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसी से हमारा पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। इसको दिया था जॉर्ज लेमाइटर ने। कब दिया था? 1931, 1931 में। वहीं सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें नेबुलर लैप्लेस थ्योरी दी गई है, नेबुलर लैप्लेस थ्योरी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से पिछला आपका जो सीजीएल मेंस हुआ था ना, 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो सोलर सिस्टम से ही आया था आपका, अर्थ की एज पूछा था, और एक क्वेश्चन आपके प्लेट टेक्टोनिक्स से आया था, जहाँ पर आपका क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पूछा गया था। ठीक है, तो खैर नेबुलर लैप्लेस की अगर बात करेंगे तो इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि एक नेबुला, नेबुला क्या होता है? रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये जब बहुत ज़्यादा जोर से रोटेट कर रहे थे तो जो हमारी लाइटर गैसेस हैं वो सेंटर में आ गई, और इसी तरह से हीलियोसेंट्रिक तरीके से, यानी कॉमन सेंटर के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट बन गए। ठीक है, 8 प्लैनेट्स बन गए, और कुछ हमारे यहाँ पर डॉर्फ प्लैनेट भी निकल के आए। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक, वो दिया था कॉपरनिकस ने। ठीक है, और ये जो नेबुलर लैप्लेस थ्योरी है पहले तो इमैनुअल कांत ने दिया था, बाद में लैप्लेस जो एक थे उन्होंने दिया था 1755 में, इसको फर्दर रिवाइज किया था। ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो माना जाता है कि रफली 13.8 बिलियन थे। ठीक है, साल पहले क्रिएट हुआ था, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, और सोलर सिस्टम जो बनना स्टार्ट हुआ था माना जाता है 4.6 या फिर 4.7 बिलियन ईयर्स जो है पहले ये स्टार्ट हुआ था, और हमारी अर्थ की जो एज है दैट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स। अब हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारा ये सन है, और सन के अराउंड हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों प्लैनेट को हम इंटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे आती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्रग्रह की बेल्ट है ना, और इसके बाद आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन चारों को बोलते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट। ये जो इंटीरियर वाले होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रॉक्स के बने होते हैं, चट्टान के बने होते हैं, तो स्थलीय ग्रह बोलते हैं। ये क्या है हमारे? ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। ठीक है, गैस के बने हुए, तो गैसियस प्लैनेट भी इनको बोलते हैं हम। मरकरी, वीनस के पास अगर बात करें, मरकरी, वीनस के पास तो इनकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। इसका जो रोटेशन, जिसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, यानी कि अर्थ सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट है। वीनस की अगर बात करें तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे हमें फैक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि ये सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है, सबसे ब्राइट है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमें थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। किस एसिड के थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं? H2SO4 के। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वीनस के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट आपका रोटेट करता है। वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट है नस नस जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ सबसे डेंसिटी, सबसे हाईएस्ट इसकी डेंसिटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज 70% इसमें रफली क्या है? वाटर है। ठीक, वैसे तो अगर हम बात करें रफली 71% है, 29% लैंड है। मार्स की अगर बात करें तो इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अर्थ के पास एक सेटेलाइट है दैट इज़ मून। मार्स के पास 2 है, फोबोस और डीमोस। निक्स ओलंपिया करके यहाँ पर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी सोलर सिस्टम की जो अभी तक डिस्कवर्ड है। ठीक है, सिरिस की अगर बात करें तो सिरिस इज़ नॉट अ मेजर प्लैनेट। तो सिरिस है क्या, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ये जो रोटेशन है अपनी एक्सिस के अराउंड, जो रोटेशन है वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट कर लेता है। रफली 16 घंटे में ये अपना एक जो है एक रोटेशन पूरा कर लेता है। रेवोल्यूशन बात करेंगे तो 12 साल रफली लेता है, और 12 साल में हमें पता है क्या होता है? कुंभ होता है ना, पूर्ण कुंभ। खैर, तो ये जुपिटर हो गया, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। इसके 4 बड़े मून्स हैं जिनको हम बोलते हैं लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्टो। इनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने अपने इसको टेलीस्कोप से इन चारों को डिस्कवर किया था। जिसमें जो गैनीमेड है वो सबसे बड़ा है, इट इज़ द लार्जेस्ट। ना सिर्फ जुपिटर का सबसे बड़ा है बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा है ये। सैटर्न पे आते हैं, रिंग्स देखने को मिल रही होंगी। देखो जितने भी एक्सटीरियर प्लैनेट है ना, जोवियन प्लैनेट है, इन सब में रिंग्स होती हैं, बट सैटर्न में हमें ढंग से दिखती हैं। इनमें रिंग्स नहीं होती हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है अंदर वालों की, इंटीरियर वालों की।
यहाँ पे क्या, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। सैटर्न की अगर बात करें तो रिंग्स की किसने डिस्कवरी करी थी? कसीने ने करी। तो इसके बीच की जो स्पेस आप देख रहे होंगे उसकी डिस्कवरी हाइजेंस ने करी थी। सैटर्न जो है लीस्ट डेंस प्लैनेट है, सबसे कम घनत्व इसका है, ठीक है। इसकी सैटेलाइट है टाइटन, वो ध्यान रखना, ठीक है। और ये माना जाता है इसकी जो सैटेलाइट लाइक टाइटन उनमें पानी के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यूरेनस की अगर बात करें, ठीक है, इसको कुछ और प्रोनाउंस मत करना। तो यूरेनस की अगर बात करेंगे तो यूरेनस यूरेनस ये सेकंड लास्ट प्लैनेट है अगर हम देखें तो। और यूरेनस और नेपच्यून ये जो हैं गैस के बने हुए हैं, सॉरी आइस के बने हुए हैं। ये दोनों गैस के मेनली बने हुए, इन दोनों को आइस जाइंट बोलते हैं। और यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज यहाँ पर मेथेन का कंटेंट बहुत है, जिसकी वजह से ग्रीनिश अपीयरेंस ये देता है। नेपच्यून ये सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे दूर है ये नेपच्यून की अगर बात करें तो। और इसकी डिस्कवरी करी थी ले, ठीक है, अर्बेन ले वैरियर ने, ठीक है, इसकी डिस्कवरी करी थी। और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। प्लूटो भी पहले प्लैनेट था लेकिन 2006 में, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी जिसमें कि प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट, ठीक है, उसको हटा दिया गया प्लैनेट्स की लिस्ट से। अब प्लूटो प्लैनेट नहीं है तो क्या है? डॉव प्लैनेट है, ठीक है। तो हमारे 4 मेजर डॉव प्लैनेट हैं, ध्यान रखना 4। कौन से 4 हैं आपके? ये एक तो प्लूटो है, होमिया है, ठीक है, एंड मेक है, और सेरिस है। तो ये तीनों तो आपके क्यूपर बेल्ट के में पाए जाते हैं। क्यूपर बेल्ट क्या? नेपच्यून के बियॉन्ड इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों का बेल्ट है, उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, इसमें ये आते हैं, ठीक। ये जो अपना सिरस भाई है ये एस्टेरॉयड बेल्ट में आता है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में पत्थर की बेल्ट देखने को मिलती है सिरस, तो सिरस उसका पार्ट है। क्लियर हो गया? सिरस इज़ अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट, खत्म, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं और एक चीज़, वो तो मैंने खैर बता दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा ऐसा एक्स्ट्रा लग रहा हो तो आप एक बार देख सकते हैं, बाकी तो हमने चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। यूरेनस जो है ये काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है, रफली 98 डिग्री टिल्टेड है, इसीलिए इसको रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, फिर लॉब साइडेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और तो आई थिंक कुछ यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार, तारों का समूह, तारों मंडल। ओरियन, ओरियन को हम हंटर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये हंटर की तरह शेप है इसका, ठीक है। सिग्नस, सिग्नस इज क्रॉस शेप, सी से सिग्नस, सी से क्रॉस शेप, ठीक है। और ये आपसे पूछेगा कैसे हो पिया, कैसे हो पिया मतलब ये, ठीक है, ये डब्ल्यू शेप का होता है कैसे हो पिया। बिग डिपर ये क्या है? उर्सा मेजर है ये, ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है इसका। बिग डिपर ये क्या है? एस्टेरिज्म है। एस्टेरिज्म क्या चीज़ होती है? जो स्टार्स, कुछ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बना लेते हैं उसको एस्टेरिज्म बोलते हैं। तो बिग डिपर इज एन एस्टेरिज्म ऑफ उर्सा मेजर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये जो ओरियन है इसमें सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो ध्यान रखना, वो रिगल है, वो रिगल है। और हमारे सन के सबसे जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है, ठीक है, या फिर हमारी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार तो वैसे सन है, लेकिन सन के बाद अगर पूछ लेगा तो सन के बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सन के बाद सबसे जो नियरेस्ट है दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि सन से जब अर्थ में लाइट आती है तो इट टेक्स 8.3 लाइट ईयर्स, ठीक है, 8.3। तो ये ज़रा बताइए कमेंट में मिनट्स और सेकंड में कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं और प्लैनेट्स ये तो हम देख चुके हैं, अर्थ पे आते हैं। अर्थ का जो डिफरेंट शेप, साइज, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है, ये हम रेडियो एक्टिव डेटिंग से निकालते हैं, ये बिल्कुल भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। शेप जियोइड ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है, जहाँ पर ये पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट होती है और सेंटर पे बल्ज्ड होती है। इसका कारण अभी हम देखेंगे, देखें क्या, देख ही लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो सेंटर में बल्जिंग हो जाती है और पोल्स पे फ्लैट हो जाता है ये, ठीक है। देन अर्थ की अगर रेडियस की अगर बात करें तो इक्वेटर में ज़्यादा है इसकी रेडियस, पोल्स पे यानी कि इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है पोलर रेडियस के कंपैरिजन में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोटेशन की अगर बात करें, रोटेशन होता है कि अपनी एक्सिस पे जो कोई प्लैनेट स्पिन करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। एक रोटेशन में इतना समय लेती है अर्थ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोटेशन में कौन टाइम लेता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे कम तो हमने देखा था जुपिटर ने, जुपिटर सबसे कम टाइम लेता है, और सबसे ज़्यादा हमारा वीनस लेता है यहाँ पे। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। बाकी 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करते हैं, और वो कौन है? वीनस और यूरेनस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देन रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, ऑब्वियस सी बात है बिकॉज इक्वेटर पे ज़्यादा बल्जिंग है इसलिए। रेवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इतना टाइम लेता है इसको कंप्लीट करने के लिए एक रेवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन टाइम कौन लेता है? नेपच्यून लेता है, तकरीबन 164 दशमलव कुछ 164.8 ईयर्स लेता है। और सबसे कम लेता है हमारा मरकरी, कितना लेता है ज़रा बताइए, ठीक है। वो हम यहाँ पर चलो लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, ठीक है। अब जब हमारा जो
अर्थ होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लेते हैं सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ जब रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है सन के अराउंड, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे दूर होती है अर्थ के, मतलब सन के, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे नज़दीक होती है। तो ये अभी गया है, अभी कुछ ही दिन पहले 3 जनवरी, 3 या 4 जनवरी को होता है ये। इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। पेरीहिलियन मतलब पी से पास, पी से पेरीहिलियन, और ये क्या है, एपीहिलियन है, जब सबसे दूर होता है। तो ये तकरीबन होता है आपका रफली जुलाई में होता है ये, और ये कब होता है, जनवरी में होता है पेरीहिलियन पास। वो ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि फिर सर्दी क्यों पड़ती है अगर पास है तो, उसमें मैं डीप में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिविजन कर रहे हैं, और वो भी बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। तो ये पेरीहिलियन एपीहिलियन। पेरीजी अपोजी क्या है, तो जब चंद्रमा हमारे अर्थ के अराउंड, हमें पता है कि हमारी अर्थ के अराउंड वो घूमता है, और उसका रोटेशन का टाइम और रेवोल्यूशन का टाइम सेम होता है। यानी हमारा जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है, उतने टाइम में वो एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट करता है। इसी की वजह से मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है, कितने दिन में, 27 डेज रफली, ठीक है। और मून में हमें पता है ग्रेविटी कितनी है, 1/6 है। पेरीजी यानी कि जब हमारे अर्थ के अराउंड वो घूमता है, तो सबसे जो पास पोजीशन होती है उसको पेरीजी बोलते हैं, सबसे दूर एपोजी बोलते हैं। हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। वहीं अगर ऑर्बिटल प्लेन से बात करें तो 66.5 डिग्री टिल्टेड है। डिवीजन की अगर बात करें तो जो, चलो अभी वो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में देखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो जो हमारा अर्थ होता है, इसमें हम जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं इस तरह करके, ठीक है, इस तरह से करके, इनको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो लाइंस लेटी हुई हैं इस तरह से, ठीक है, जो लाइंस आपकी इस तरह से पैरेलल रन कर रहे हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड, ये तो खैर आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, दे आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगुलर, ये इसकी एक ये भी डेफिनेशन है कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस, ये हम जब बैच में पढ़ते हैं तो मैं आपको पूरा बताता हूँ प्रोटेक्टर वगैरह का यूज़ करके, है ना, कैसा क्या होता है। तो ये चीज़ होती है। और ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। अब होता क्या है ना कि जब हम लैटिट्यूड ऐसे खींचते हैं तो सबसे ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको नदर्न हेमेस्फीयर, इसको सदर्न हेमेस्फीयर बोलते हैं। तो इसके अलॉन्ग जो है एंगुलर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन अगर हम बात करें 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में कितना होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, वो वैरी नहीं करती, वो सेम ही होती है। और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। टोटल हमारे नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने, 181 हैं। ये 0 डिग्री है, ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ आता है जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री साउथ आता है जिसको साउथ पोल बोलते हैं। तो 90 180 और 181 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब हर इक्वेटर के बीच में डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती है। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है। ये डिस्टेंस घटती जाएगी और पोल्स पे जाके, यानी कि ध्रुवों पे जाके ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस पोल्स पे 0 होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। टोटल लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर 360 होते हैं। जैसे कि इक्वेटर को रेफरेंस लैटिट्यूड माना जाता है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम को एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड माना जाता है। बाकी टाइम किस हिसाब से निकालते हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है आईडीएल, वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री ईस्ट बोलो या फिर वेस्ट बोलो, बात एक ही है। वो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वहीं ये एक जिगजैग लाइन है। क्यों जिगजैग है और कहाँ से पास होती है, किस ओशन से, पैसिफिक ओशन से, जो हमारा सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। किसी आइलैंड से पास नहीं होती है ये, ऑलराइट। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है तो ये इन 8 कंट्री से पास होती है, भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अपने, ठीक है। अभी आते हैं सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है सन के अराउंड। तो जब घूमती है तो एक्चुअल में क्योंकि ये टिल्टेड है तो इसकी वजह से सीजन्स होते हैं, यानी कि ये जो घूमती है रेवोल्यूशन परफॉर्म करती है, और ये जो टिल्ट है इसका, इसके दोनों की कारणों की वजह से सीजन यानी ऋतुएं देखने को मिलती हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर लैटिट्यूड की चर्चा कर रहे थे, तो ये तो 0 डिग्री है। ऐसे ही ये आपका 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई है, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो बीच का जोन होता है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। जो 66.5 डिग्री के बियॉन्ड होता है इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और जो बीच का ये होता है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, क्लियर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा जो सन है ना, इसके बियॉन्ड कभी डायरेक्ट रेज नहीं डालता है और इसके बियॉन्ड कभी डायरेक्ट रेज नहीं डालता है, यानी कि इन्हीं के बीच में ही आपको डायरेक्ट रेज देखने को मिलती है, जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं। तो जब सन यहाँ पे आता है तो उसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, जब सन यहाँ पे आता है तो उसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। तो समर सॉलिस्टिस होता है नहीं ग्रीष्मकालीन अनंत 21 जून को, जब नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है,
ठीक है, सबसे छोटी रात होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में जब ओवर हेड रेज पड़ती हैं सन की, तो वो 22 दिसंबर को होता है, जब भारत में क्या हो रही होती है, सर्दी हो रही होती है, तो इसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है इस दिन हमारे लिए, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए। जो सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले, तो उनके लिए तो बड़ा ही होगा। क्लियर है। लेकिन दो दिन ऐसे होते हैं, 2 तारीखें ऐसी होती हैं जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही होती है सन की, उनको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये तो अयनांत हो गए, ये इसको विषुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, और ये होता है वर्नल और या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये डेट नहीं भूलनी है आपको। जब ये इक्विनॉक्स होता है, यानी जब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, तो पूरे अर्थ पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं, समान दिन और समान रात होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक। अब इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, तो जब सन, मून और अर्थ, ठीक है, क्या हो जाए, एक लाइन में आ जाए। एक प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक लाइन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो एक लाइन में आ जाए, उसको इक्लिप्स बोलते हैं। तो अगर मून बीच में आ जाए सन और अर्थ के, तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और अगर अर्थ बीच में आ जाए सन और मून के, तो उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सनलाइट इस पर पड़ रही है, हमें तो ये वाला फेस विजिबल है, हाँ, हमें तो एक ही साइड विजिबल होती है अर्थ की, सॉरी मून की। ठीक है, तो ये क्या है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये कोई शैडो कास्ट नहीं करेगा, यानी कि अमावस की रात होगी। इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अमावस्या। और ये क्या है आपका, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स। और इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं न्यू मून। अब यहाँ से नया चंद्रमा आएगा। ठीक, ये क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मून पे पूरी रोशनी पड़ रही है। आप कुछ लोगों के बाद डाइजेस्ट होती नहीं है कि सर कहाँ पड़ रही है, वो तो पूरी अर्थ ही नहीं छेके ले रही है। छेके ले रही है मतलब ढके ले रही है। लेकिन सर मैंने बोला है तीनों एक लाइन में, प्लेन पे तो बोला नहीं। तो मून पीछे की साइड होगा, अर्थ आगे की साइड होगा, तो पूरी रोशनी जा रही है मून तक। नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मार लो। ठीक है, यहाँ पर समझाने नहीं बैठा हूँ मैं, रिविजन के लिए बैठे हम लोग। ठीक है, तो पीछे की तरफ से जाएगी, यहाँ पर रोशनी पड़ेगी मून में, और वो क्या होगा, मून पूरा दिखेगा। मतलब पूरा इन दी सेंस जितना दिख सकता है उतना। ठीक है, रफली में 60% ऑफ मून ही दिखता है। तो ये इसको बोलते हैं सर लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, लूनर इक्लिप्स में यहाँ पर पूरा मून दिख रहा है, नहीं पूर्णिमा है। पूर्णिमा मतलब फुल मून। ठीक है, फुल मून। अब जब फुल मून हमें दिखता है, तो इसके बाद फुल मून के बाद जो मून लिट पार्ट होता है वो डिक्रीज होने लगता है। और अमावस यानी कि न्यू मून के बाद मून लिट पार्ट इंक्रीज होने लगता है। कहने का मेरा मतलब ये कि अभी हमें कुछ मून दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा, मून थोड़ा इधर होगा, अर्थ थोड़ा इधर होगी, तो धीरे 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 मून, अब मून हो सकता है इतना दिखेगा, फिर मून इतना दिखेगा, फिर मून इतना दिखेगा, फिर इतना दिखेगा। तो क्या है, मून लिट पार्ट धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा यहाँ से। और यहाँ से धीरे धीरे मून लिट पार्ट जो है जितना हमें दिखता है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो अब दिख नहीं सकता, तो अब कम 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 होता जाएगा। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्यों ना यार यहाँ पे बना के समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ की 3 लेयर। 3 लेयर कौन कौन सी हैं, आई होप सबको पता होगा ये, कि ये हमारी क्रस्ट है, ये मैंटल है, और ये कोर है ना। क्रस्ट को भी हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, स्थलीय भूपर्पटी, और ओशनिक यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। वैसे क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 से लगभग 70 किलोमीटर तक जाती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 5 to 70 किलोमीटर, नहीं इसके बियॉन्ड नहीं होती है। और ओशन, ठीक है, तो उसमें कॉन्टिनेंटल वाली थिक होती है, ओशन वाली थिन होती है। लेकिन अगर डेंसर पूछेगा भारी कौन सी होती है, तो डेंसर आपकी ओशनिक होती है। कॉन्टिनेंटल जो होती है ये बनी होती है ग्रेनेटिक रॉक की, और जो ओशनिक है वो बसाल्टिक रॉक की बनी होती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ठीक, मेंटल पे आ जा। ठीक है, तो ओवरऑल ध्यान रखना कि जो कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। वैसे तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसी पे क्वेश्चन आया था सीजीएल में से पिछली बार, तो ओ सीआल करके ध्यान रखना। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है सिलिका देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 46.6% होती है ऑक्सीजन। सिलिका आप बताएंगे कॉम्पोजिशन में कितनी होती है। मेंटल की अगर बात करेंगे तो मेंटल होता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है ये। ठीक, अब मेंटल को भी हम वैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। कैच ये है कि जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है इसमें भी एक सॉलिड पार्ट होता है। एक सेकंड को। ठीक है, अपर इसमें भी एक सॉलिड पार्ट, ऐसे करके जो मैं येलो येलो करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सॉलिड पार्ट है। अब इनको अगर मैं मिला दूँ, किसको, पूरे क्रस्ट को और ये अपर सॉलिड पार्ट को, तो इसी को मैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोल देता हूँ। इसकी जो थिकनेस और जो मोटाई होती है वो रफली 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये इसके नीचे हमें देखने, एक सेकेंड,
इसके नीचे हमें देखने को मिलता है, इसके नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये आपका सेमी मॉल्टन फॉर्म में होता है या फिर प्लास्टिक फॉर्म में होता है। इट इज़ अ वीक लेयर। एस्थेनोस का मतलब ही होता है वीक, वीक लेयर है, यही मैग्मा, यही लावा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ कोर पे। कोर सबसे अंदर है। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। इनर कोर जो होती है सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है। आउटर कोर की वजह से अर्थ को उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कोर जो बना होता है वो नीफे, निकल और आयरन का बना हुआ होता है। ठीक, क्रस्ट सबसे पतला होता है, ये 1% होता है बाई, अगर हम वॉल्यूम देखें ये 84% होता है और ये 15% होता है। ठीक है, बाई वॉल्यूम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, और क्या होता है, ये डिसकॉन्टीन्यूटी होती है। डिसकॉन्टीन्यूटी क्या चीज़ होती है, बहुत तो सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको याद कर लेंगे। तो ये होता है जो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से सेपरेट करता है। ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी जो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग कर रहा है। मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से अलग कर रहा है। रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी अपर मैंटल को लोअर मैंटल से अलग कर रहा है। ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी पूरे मैंटल को पूरे कोर से अलग कर रहा है। और लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रहा है। तो क्लियर हो गया। अब ये जो मैं लिथोस्फीयर की चर्चा कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी हमारी बहुत सारी प्लेट्स हैं, 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट हैं। 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो किसी कॉन्टिनेंट या महासागर के नाम पे होंगी, ओशन के नाम पे। तो आप नाम इनके देख सकते हैं जो रेड से सर्कल्ड है। ठीक है, बाकी अपने आप माइनर हो जाएंगी। क्लियर है। देन आते हैं ये सब तो देख लिया हमने, बाकी सारी चीज़ें। और ठीक है, ये मेथड है। मेथड का मतलब हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कैसे चला, तो उसके कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अंदर से ही कुछ निकल रहा है, जैसे अंदर से लावा निकल रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट सोर्स होगा। लेकिन इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे एस्टेरॉइड ऊपर से, मतलब ऊपर से इन दी सेंस कि जो हमारे स्पेस से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, मेटेरॉइड और ये सब, अर्थक्वेक की जो वेव्स हो गई, ये सब इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। लेकिन जो वोल्केनो और जो रॉक अंदर से निकलती है, चट्टान वगैरह, वो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि जब प्लेट स्लाइड करती हैं, खिसकती हैं आपस में, तो क्या होता है। तो प्लेट जो हैं वो 3 तरीके से स्लाइड कर सकती हैं, या तो दूर जा सकती हैं एक दूसरे से, या पास आ सकती हैं एक दूसरे से, या फिर स्लाइड कर सकती हैं एक दूसरे को। तो जब दूर जाएंगी तो नीचे जो भरा हुआ है, क्योंकि ये प्लेट जो हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, यानी मैग्मा या फिर लावा के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, जब दूर जाएंगी तो उसको जगह मिल जाएगी ऊपर निकलने की, वो सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, ये कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है। नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नीचे से जो मैग्मा निकलेगा वो जम जाएगा, तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कन्वर्जेंट में जब एक दोनों पास में आएंगी तो जो बाहरी वाली होगी वो धंस जाएगी, यानी कि नीचे सिंक कर जाएगी, जो डेंसर होगी, और वो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी। ये मेल्ट हो जाएगी कौन, जो यहाँ पर सबडक्ट करिए, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। इट इज़ अ सबडक्शन जोन, रिमेंबर सबडक्शन जोन। ये पिघल जाएगी, ज़्यादा मैग्मा बन जाएगा तो कहीं से यहाँ से निकल आएगा, इसको बोल देते हैं वोल्केनो। ट्रांसफॉर्म प्लेट ये कन्वर्जेंट होती है, इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, स्लाइड कर रही है, तो नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, लेटरल स्लाइडिंग हो रही है। क्लियर। अब जब यूजुअली होता क्या है ना, कि जब हमारी ऐसी स्लाइड करती हैं तो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, और भूकंप जो है तरंगों में चलता है। तो भूकंप के बारे में यार यहाँ नहीं, हम यहीं पे देखेंगे अपना। ठीक है, तो भूकंप जो होता है कहाँ, जहाँ से निकलता है ये वेव्स के फॉर्म में, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। ये वेव्स के फॉर्म में चारों दिशाओं में ट्रैवल करना शुरू करता है। जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये जब ये निकलती है, वेव्स के फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं। ठीक है, 2 तरह की वेव होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। ठीक है, अर्थक्वेक की वेव जो होती हैं बॉडी वेव, सरफेस वेव के फॉर्म में ट्रैवल करना शुरू करती हैं। और जो इसके जस्ट पॉइंट, इसके जो जस्ट ऊपर पॉइंट होगा, इसको भूकंप का एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो क्लियर है। तो जो वेव्स निकली हैं इससे 2 तरह की हैं। अब ये जो बॉडी सरफेस वेव जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। बॉडी वेव भी 2 तरह की होती हैं, पी वेव, एस वेव। जो पी वेव होती हैं तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में स्पीड का रेशियो ये होता है। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव करती हैं। वहीं पे एस वेव जो है ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं, और ये बिहेव करती हैं ट्रांसवर्स वेव की तरह। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एंड दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ, फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है, जो इन अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है उसको हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं। तो सीस्मोग्राम क्या चीज़ होती है, ये जो आप पूरा ग्राफ बना रहे हैं उसका जो पूरा डेटा है उसको सीस्मोग्राम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए मेंस में। सीस्मोग्राम क्या है, सीस्मोग्राफ में जो हम वेव्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो पूरा डेटा है,
ठीक है, सीस्मोग्राम बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, अर्थक्वेक। और इसमें से शैडो जोन अगर पूछ ले, छाया क्षेत्र किसका बड़ा होता है, यानी कि कहाँ पर, अब सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में तो ट्रैवल कर नहीं सकती हैं। तो खुद ही सोचो, आउटर कोर जो है हमारा, आउटर कोर जो है हमारी पृथ्वी का, उसमें तो ट्रैवल करेंगे नहीं, तो इनका शैडो जोन बहुत बड़ा होता है। तकरीबन अर्थ का 40% पार्ट ऐसा है जहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। बाकी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्टर स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड भूकंप का, और मरकैली से इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशन क्या है ये, तो एक्चुअल में एल्फ्रेड वेगनर ने बोला था एक दिन कि ये जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा जो हमारा अर्थ है, इसमें जो पूरा लैंड मास है वो एक साथ था, पैंजिया, और जो पानी था वो एक साथ था, पैंथालासा। फिर एक दिन ये पैंजिया टूट गया, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये टूट गया, और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते गए करते गए करते गए। तो इन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। फिर पूछा गया कि ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, इनके पैर हैं क्या? बोले नहीं, पैर तो नहीं है, ये दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बाद में ये बात गलत प्रूव हो गई, क्योंकि इसको लेके थ्योरी दिया था फिर कि भाई ये जो मैग्मा है अंदर भरा हुआ है, क्योंकि ये सर ये कॉन्टिनेंट स्लाइड कर रहे हैं, मतलब प्लेट स्लाइड कर रही है। वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्लेट किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, मैग्मा के ऊपर। तो मैग्मा में कुछ हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से स्लाइड कर रहा होगा। तो एक्चुअल में जो मैग्मा है नीचे भरा हुआ है एस्थेनोस्फीयर, उसमें ऐसे कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, मैं उसी तलाश में था लेकिन मिल नहीं रहा वो। आर्थर होम्स ने, ध्यान रखना, ठीक है, आर्थर होम्स ने थ्योरी दी थी कि भाई ये कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं प्लेटों के नीचे, जिनकी वजह से मूव करता है। पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से नहीं होता ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ बताया था आर्थर होम्स ने। ठीक है, और ये जो मतलब बताया था कि ड्रिफ्ट किए थे, और कभी ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में, जैसे जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, ये सब एक जुड़े थे पहले। बिल्कुल सही बात है, ये हमें इन चीज़ों से पता चलती है। ठीक है, ये हमारे साक्ष्य हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी देन सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि सीज़ में भी हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। हैरी हेस ने इस थ्योरी को दिया था 1962 में। इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से हमारे सी के अंदर, समुद्र के अंदर, इस तरह से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट का मतलब है ये प्लेट इधर, ये प्लेट इधर, तो अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये एक रिज बन जाएगी, खड़ी चट्टान टाइप लंबी सी बन जाएगी। इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। अटलांटिक जो ओशन है उसके बीचों बीच आपको एक रिज देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर। हैरी हेस ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप दूर जाएंगे तो आपको रॉक की एज बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ जो रॉक की एज होगी, यहाँ जो रॉक की एज होगी, यानी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस रिज, वो इक्वल होगी, मतलब इस समान होगी। क्लियर है ये चीज़। तो इन्होंने ये बताया कि भाई इसकी वजह से ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसकी वजह से यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बनी है, ना सिर्फ मिड ओशनिक रिज बल्कि बहुत सारे हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इन फीचर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किनको? ओशन रिलीफ फीचर, यानी कि जो हमारे समुद्र में जो हमें बहुत सारी राहत विशेषताएं देखने को मिलती है, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उनको एक तो मेजर और दूसरा माइनर रिलीफ फीचर बोलते हैं। मेजर कितने हैं? 4। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जैसे तुम्हारा समुद्र आएगा, ठीक है, समुद्र धीरे धीरे आएगा, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, देन अबिसल प्लेन। समझ में आई बात? कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी एक सेकंड रुको, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसका कि टिल्ट कितना है, 1 डिग्री और लेस। ध्यान रखिए उस चीज़ को, 1 डिग्री या फिर उससे भी कम है इसका, 1 डिग्री और लेस। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, बहुत ढलान है, कॉन्टिनेंटल, अरे भैया रुक जाओ, कॉन्टिनेंटल राइज, एंड देन अबिसल प्लेन। अबिसल प्लेन को डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। इस डीप सी प्लेन में तुमको समुद्र में ऐसे खड़े पर्वत मिलेंगे, सी माउंट, ऐसे पर्वत मिलेंगे जिनका टॉप जो होगा वो फ्लैट होगा, उसको ग्योट बोलेंगे। बस शेल्फ, स्लोप, राइज, अबिसल प्लेन, 4 रिलीफ फीचर होते हैं मेजर वाले, बाकी तो मैंने आपको बता दिया माइनर वाले। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के वोल्केनो होते हैं। सिंडर, कंपोजिट, शील्ड, कैल्डेरा। जो कंपोजिट होता है सबसे गाढ़ा लावा निकलता है, शील्ड जो होता है कम गाढ़ा होता है, कैल्डेरा सबसे विस्फोटक होता है, ये खुद पे कोलैप्स कर देता है, कहा जाता है कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ। शील्ड जैसे हवाई जो वोल्केनो है हमारा, हवाई वोल्केनो यूएसए का हवाई आइलैंड पे, वो आपका शील्ड वोल्केनो का एग्जांपल है। इससे भी ज़्यादा जो फ्लूइड लावा निकलता है वो आपका निकलता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से। बसाल्टिक लावा होता है बहुत ही गाढ़ा, मतलब बहुत ही गाढ़ा नहीं होता है, पतला होता है वो। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर। अब ये जो रॉक साइकिल है ना, अच्छे से देख लेना, इसमें से भी मुझे पूरा मतलब ऐसा गट फीलिंग है कि इससे क्वेश्चन आएगा रॉक साइकिल से मेंस में। देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो रॉक साइकिल यार मैं खुद से समझाऊंगा यहाँ पे, इसके थ्रू नहीं। देखो, तो सबसे पहले तो क्या है, वोल्केनो है।
ठीक है, सबसे पहले तो वोल्केनो है, ठीक है। तो इससे मैग्मा निकलेगा, अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। अगर ये मैग्मा ठीक है, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर निकल के मैग्मा क्या करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, जम जाएगा तो बना देगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले बनी है। कैसे बनी है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से बनी। इसको अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। कहीं डाउट हो तो वो जो एफआरबी वाला लेक्चर है, फिर कहीं से भी जहाँ से भी तुमने उनसे पढ़ा देख लेना, जैसे ना था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से बनता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, ठीक है। गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब होगा क्या, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से अब, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि हमारे इरोजनल जो एजेंट हैं, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब काम कर रहे हैं। इसको सेडिमेंट में कन्वर्ट कर दिए। इसको क्या किया, सेडिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सेडिमेंट का मतलब है अवसाद बना दिए, छोटे 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 छोटे। अब इनको, यही जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं, इसका वेदरिंग हो गया। वेदरिंग हो गया मतलब कैसा, टूट गया। वेदरिंग का मतलब होता है टूट जाना रॉक का। ये एक इन सितु प्रोसेस होता है, यानी कि जहाँ रॉक होती है वहीं बैठे बैठे टूट गई, उसको वेदरिंग बोलते हैं। क्यों हो सकता है कि भाई कई तरह की होती है ना वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा हीट पड़ गई, टूट गई मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। केमिकल्स, कुछ पानी वानी पड़ गया, अंदर चला गया, तो हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ये सब कुछ हो गया, तो केमिकल वेदरिंग बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि वेदरिंग है, ठीक है। और अगर जैसे चट्टान है, चट्टान के ऊपर परत निकल जाए तो उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, ऊपरी परत निकल जाए, जैसे हमारे, छोड़ो उसको, खैर, ठीक है। तो वेदरिंग बोलते हैं इसको। जो पानी, नदी चल रही है, हवा चल रही है, तो ये सब क्या है, इसको इसको कैरी करेंगे कहीं पे और इकट्ठा कर देंगे कहीं पे। इकट्ठा करने के बाद सेडिमेंट क्या आएंगे, ये इनका कॉम्पैक्शन हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा इनका, ठीक है। कॉम्पैक्शन के बाद ये कौन सी रॉक बन जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक। और इसी कॉम्पैक्शन को ही हम जोग्राफिकल टर्म देते हैं लिथीफैक्शन। तो पूछेगा लिथीफैक्शन जो टर्म है किस रॉक के साथ एसोसिएटेड है, तो सेडिमेंट्री रॉक के साथ एसोसिएटेड है, अवसादी चट्टान के साथ। सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करेंगे, क्योंकि ये लेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, इट एग्जिस्ट इन लेयर्स, और इसी वजह से इसमें हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म देखने को मिलती है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं जरा बताइए, क्लियर है ये चीज़। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो पहली बात तो ध्यान रखना, 3 तरह की होती है। कैसे, केमिकली फॉर्म्ड, ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन है हमारा, लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, चॉक हो गई, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ये सब, ठीक। तो फॉसिल्स जो हैं जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसकी स्टडी को पिलेंटोलॉजी बोलते हैं। अब आप अगर इस रॉक में, यानी कि इग्नियस में या फिर सेडिमेंट्री में, आप पीवीटी चेंजेस कर दो, पीवीटी चेंजेस कर दो, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस कर दो, तो उस रॉक का फॉर्म चेंज हो जाएगा और उसमें हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म, और वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी वो, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि मार्बल, ठीक है, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज कोई रॉक नहीं होती है, क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, ध्यान रखना, रॉक नहीं होती है। क्वार्ट्जाइट, ये ठीक है, ये हो गया। और स्लेट, ठीक है, चेस्ट और ग्नाइस, ठीक है, ये सब भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि आप लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन लो, उसमें बहुत ज़्यादा खूब प्रेशर अप्लाई करो, वो मार्बल बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम इनमें या इग्नियस इसमें अप्लाई करते हैं तो ये चेंज कर लेता है। और इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं, कि एक रॉक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। इग्नियस मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक इग्नियस में, सेडिमेंट्री इग्नियस में बन सकती है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो इससे ऐसे कैसे बनेगा, तो याद करो सबडक्शन जोन, ठीक है। तो सबडक्शन जोन जब क्रिएट हो रहा था तो ये पिघल के यही बन जाएगी, ठीक, क्लियर। तो ये चीज़ है, इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड 2 टर्म्स हैं, ध्यान रखना, लीनिएशन या फिर फोलिएशन भी बोलते हैं, एंड बैंडिंग, ठीक है। बैंडिंग, इसका मतलब होता है कि जब हमें लाइंस सी देखने को मिलती हैं, लाइंस सी देखने को मिलती हैं रॉक में, तो लीनिएशन या फोलिएशन बोलते हैं। बैंडिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क शेड्स देखने को मिलती हैं, उसको बैंडिंग बोलते हैं रॉक में, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया हमारा। कोरल बेचारे क्या होते हैं, तो कोरल लोग जो होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, किसके साथ, जूज़ैंथले एल्गे के साथ। वो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं और ये उनको, जूज़ैंथले एल्गे को एक काइंड ऑफ उनको रहने के लिए छत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो वाटर मिनरल्स है वो प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। कोरल्स के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है कि नॉर्मल टेम्परेचर हो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का, क्लियर वाटर होना चाहिए, मडी वाटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनको सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, एल्गे लोगों को, तो इनको सनलाइट चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं करते हैं, इनको सलाइन वाटर चाहिए, खारा पानी चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न में हमें देखने को मिलती है, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट कोरल रीफ इन दी वर्ल्ड, ठीक है।
एटमॉस्फेयर पे आते हैं अभी। तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स पहले देखते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस थी, जैसे कि सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर हुआ था, यानी कि जो सब पहले एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें हाइड्रोजन हीलियम बहुत मात्रा में थी, उनका लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? सोलर फ्लेयर से। जो सोलर फ्लेयर हैं वो आई और उन्होंने हाइड्रोजन हीलियम को उखाड़ फेंका। देन क्या हुआ? देन हुआ हमारा डी गैसिंग, अंदर से गैस निकली। अंदर से मतलब कहाँ से भाई? जैसे वोल्केनो था ना, तो अंदर से ये जब एरप्शन होता है वोल्केनो को, तो सिर्फ इससे मैग्मा या लावा नहीं निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्री भी निकलता है, गैसेस भी निकलती हैं। और एक चीज़ और कि ये जब हमारी मैग्मा या लावा बाहर निकला, अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकला है तो लावा, तो इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है। इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। लेकिन अगर अंदर ही अंदर बन जाए, क्या अगर अंदर ही अंदर जैसे सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो प्लूटोनिक या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? जो अंदर ही अंदर जम जाए। तो अगर जहाँ मैग्मा चैम्बर है, जहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, अगर वहीं पे ऐसा डोम शेप का ये जम जाए, तो उसको बैथोलिथ बोलते हैं, ध्यान रखना। बैथोलिथ बोलते हैं। वैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, लोकोलिथ, इन सब पे, सिल डाइक पे, लेकिन अगर पूछ ले तो ये अगर डोम शेप का स्ट्रक्चर बन जाए, पूरा मैग्मा चैम्बर जम जाए, तो बैथोलिथ। अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसा बन जाए आपका, यहीं पे हॉरिजॉन्टल टाइप बन जाए, तो उसको सिल बोलते हैं। खड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल बन जाए तो उसको डाइक बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जिसमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन देखने को मिलता है, उसको हम फैकोलिथ बोलते हैं, ठीक है, फैकोलिथ बोलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अगर पूछ ले तो, ठीक। एटमॉस्फेयर पे आते हैं, तो लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर, डी गैसिंग, एंड देन हमारे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो लिविंग वर्ल्ड था थोड़ा बहुत जो एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसने उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इन दी सेंस CO2, मतलब O2, ठीक है, CO2 लिया, O2 दिया, इस तरह से पूरा लिविंग वर्ल्ड ने उसको ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो 3 स्टेजेस थी, लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर, डी गैसिंग, एंड देन लिविंग वर्ल्ड के द्वारा मॉडिफिकेशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर बनता है। एटमॉस्फेयर हमारा क्यों एग्जिस्ट करता है हमारी अर्थ में? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। डिफरेंट लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। जो सबसे निचली लेयर होती है, सो जो अर्थ सर्फेस के सबसे नज़दीक होती है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ मिक्सिंग कहलाता है। ट्रोपोस का मतलब होता है। ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे तो ये इसकी जो आपको यूनिफॉर्म थिकनेस लग रही है, यूनिफॉर्म है नहीं, ठीक है। पोल्स पे ये कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, नहीं कुछ इस तरह से होती है। इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है। पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है और यहाँ पर 18 किलोमीटर होती है। एवरेज लेंगे 13 किलोमीटर निकल के आ गया। अगेन रिपीट, पोल्स पे 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, एवरेज 13 किलोमीटर। ऊपर जाने में टेम्परेचर यानी तापमान घटता है, इसी चीज़ को लैप्स रेट या फिर गिरावट दर बोली जाती है। कितना घटता है? 165 मीटर बढ़ोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, या फिर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान घट जाता है, ठीक है। जितनी भी वेदर फिनोमेना, मौसमी घटनाएं हैं होती हैं, वो यहीं पर होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में आ जाओ, समताप मंडल, यहीं पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और ठीक है, कितनी हाइट में? 30 से 35 किलोमीटर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर को हम डॉप्सन यूनिट में ओजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, है ना, किस लिए? सो दैट ओजोन का, वैसे तो एक वियना कन्वेंशन भी हुआ था, लेकिन मॉन्ट्रियल हुआ था CFC, ये तो डायरेक्ट ओजोन से लिंक्ड था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल था कि भाई हमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सेक्रेशन है उसको कम करना है, सो दैट हमारा ओजोन में ओजोन होल ना हो जाए, ठीक है। ओजोन यहाँ है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाएगा, हमारे लिए बहुत ही वो घातक है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर हमें देखने को मिल रही है। और यहीं पे जितने भी हमारे विमान हैं वो यहीं पे उड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता, क्लाउड्स की एब्सेंस होती है, इसलिए। ये कहाँ तक जाता है? आपका 50 किलोमीटर तक जाता है। 30 से 35 किलोमीटर की हाइट पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिली थी, लेकिन ये 50 तक जाता है। देन आता है मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। इसमें अगेन ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है, सबसे ठंडी लेयर होती है। M से मेसोस्फीयर और M से मेटियोराइट, यानी जो मेटियोर्स होते हैं वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं मेसोस्फीयर में। देन ऊपर आएंगे तो अगेन यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर को हम आयोनियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये आयंस क्या करते हैं? जो आयंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं अर्थ सर्फेस में। तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटा, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ा, देन घटा, देन बढ़ा। तो सबसे ठंडी लेयर है मेसोस्फीयर, और सबसे गर्म लेयर कौन सी है? थर्मोस्फीयर, जिसको आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 50 किलोमीटर तक है, ये तकरीबन 90 तक, और ये 90 के बियॉन्ड है 800 तक।
इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या चीज़ कुछ एक्स्ट्रा है क्या। इसमें गैसेस का कॉम्पोजिशन ध्यान रखेंगे। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन और 0.036% हमारा देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। देन वाटर साइकिल क्या होता है कि पानी इवापोरेट होकर ऊपर गया, कंडेंस हुआ, ठीक है। इवापोरेशन क्या होता है, आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। गैस लेस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। देन वो फिर नीचे पृथ्वी पे गिरता है, अर्थ पे, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हेल, स्लीट और ये सब होता है, ये सब ओलावृष्टि इनको बोलते हैं ना। सॉलिड फॉर्म में आता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ में वहीं जा रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है इसलिए नहीं है, इसलिए तो भाई सॉलिड फॉर्म में गिरता है, ठीक है। और जब पानी के फॉर्म में गिरता है तो उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। रेनफॉल 3 तरह की होती है, बताऊंगा नहीं क्योंकि बता चुका हूँ पहले ही, ठीक। क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड डिफरेंट तरह के होते हैं, तो लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में देखने को निम्बस और स्टेटस मिलते हैं। निम्बो वर्ड से डिराइव्ड है। निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, जो बारिश करते ही करते हैं। ये एकदम वो बात अलग है कि हवा आई और हवा से उड़ गया, लेकिन अगर हैं तो बेटा बारिश करके ज़रूर जाएंगे। आपने देखा होगा एकदम अंधेरा छा जाता है, ठीक है, अंधेरा कायम रहे। तो ये किल्विस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, ओपेक टू सनलाइट। स्टेटस क्या होते हैं, स्टेटा लेयर के फॉर्म में, जैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक लेयर के फॉर्म में, तो वैसे लेयर के फॉर्म में लेयर्ड क्लाउड बोलते हैं इनको। क्यूमुलस क्या होते हैं, क्यूमुलस होते हैं गोभी की तरह, कॉलीफ्लावर शेप के। कॉटन का जो वूल होता है उसके शेप में, कॉटन वूल शेप में, फिर इनका जो बेस होता है फ्लैट होता है और इस तरह से इनका शेप होता है, ठीक है, बेस फ्लैट होता है। अक्सर ये यूजुअली बारिश तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपस में मिल गया क्यूमुलस, जैसे कि जब साइक्लोन आता है ना, जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, इसमें जो क्लाउड बनता है वो होता है क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। इसमें जो क्लाउड बनता है क्यूमुलोनिम्बस, और इनका क्या होता है, इनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव वर्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लैट बेस होगा लेकिन इस तरह से डेवलप होंगे, बहुत ज़्यादा वर्टिकल इनका डेवलपमेंट होता है। सिरस जो होते हैं ये फेदर शेप के होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होता है, सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं, सबसे ऊंचाई में होता है, कभी बारिश वारिश नहीं करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसको मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। यू शुड रिमेंबर दिस कि इसको हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है, ना कि हाइड्रो से, हाइग्रो जी, ठीक है, हाइग्रोमीटर। एब्सोल्यूट इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब हमारी एयर अपना सैचुरेशन लेवल रीच कर गई है, अब वो और ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट। ड्यू होता है जब एक सॉलिड सरफेस पे हमारे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाए लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, नहीं गैस लिक्विड में चेंज हो गई, कंडेंसेशन हो गया, कि एक सॉलिड सरफेस में हो जाए, जैसे कार की विंडशील्ड में देखते होंगे, पत्तियों में देखते होंगे, तो वो ड्यू होती है। फॉग क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अराउंड, जो हमारे डस्ट या फिर स्मोक पार्टिकल के अराउंड अगर कंडेंसेशन हो जाए, हवा में ही सस्पेंड हो जाए पार्टिकल, फॉग बोलते हैं। मिस्ट, ठीक है, मॉइस्चर का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट में आपका जो सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हमारी अर्थ सरफेस में अगर बात करेंगे तो 90 जितना भी पानी है वो 97.2% उसमें सलाइन वाटर है और 2.8% ही सिर्फ फ्रेश वाटर है, ध्यान रखना है। हमारी अर्थ में रफली 71% पानी है, 29% लैंड है। उस पानी में से इतना पीने योग्य है ही नहीं और इतना है सिर्फ पीने योग्य। अब जितना पीने योग्य है 2.8%, इसमें सबसे ज़्यादा तो आइस कैप और ग्लेशियर में, तकरीबन 68.6% ऑफ दिस 2.8%। या तो आप बोल दो इस 2.8% में 2% इसी के पास है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरा 2.8% का 68.7% आइस कैप है ग्लेशियर के फॉर्म में। इसका अल्बीडो सबसे हाईएस्ट होता है, ध्यान रखना। अल्बीडो क्या होता है, अल्बीडो होता है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, उसको अल्बीडो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो होती है, ग्लेशियर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। सी आइस की कितनी होती है, सी आइस की, ठीक है, वैसे तो इसकी 80% होते हैं, ठीक है, आइस कैप है ग्लेशियर की, लेकिन सी आइस की होती है रफली 35%। यानी ये जो ग्लेशियर होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, वो 80% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो आइस, जो हमारा ये सी आइस होती है वो 35% करती है। लेकिन अभी एक रिसेंट में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा तो उसमें सी आइस में 35% ऑप्शन में नहीं दिया था, 80% मान लिया था उसने। तो देख लेना जैसे भी वहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है ग्राउंड, देन आइस कैप और ग्लेशियर के बाद सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है, देन लेक्स एंड देन एटमॉस्फेयर। ये ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ख़त्म हो गया हमारा सब कुछ, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म होगी, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गई। अब हम केमिस्ट्री के कुछ 2 लेक्चर्स करेंगे, 2 लेक्चर में जितना केमिस्ट्री होगा वो उतना खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं। देन हिस्ट्री करके खत्म करेंगे, हिस्ट्री एंड देन इकोनॉमिक्स के भी मैं 2 से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लूँगा, ठीक है। थैंक यू।